हम लोग 19वीं शताब्दी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 19वीं और 20वीं शताब्दी का सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग पुनर्जागरण भी कहते हैं। हम लोगों ने लास्ट जो मेरा क्लास या वीडियो जो कह लीजिए वह था मुस्लिम सुधार आंदोलन पर। मुस्लिम सुधार आंदोलन पर हमने आपको, मैं चाह रहा हूं कि एक दो फैक्ट्स और बता दूं। बिहार लोक सेवा आयोग की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। पटना पुनर्जागरण के नेता, पटना पुनर्जागरण के नेता खुदाबख्श थे। कौन थे? खुदाबख्श थे। और दिल्ली पुनर्जागरण के नेता कौन थे? मौलाना नाजीर अहमद, मौलाना नाजीर अहमद और मौलाना जलीउल्लाह। पटना पुनर्जागरण के नेता कौन थे? खुदाबख्श। खुदाबख्श लाइब्रेरी भी आप देखिएगा, जब पटना में जाइएगा गांधी मैदान से आप अशोक राजपथ होते हुए जब जाइएगा पटना विश्वविद्यालय की ओर, तो आपको रास्ते में खुदाबख्श लाइब्रेरी मिलेगा। और वो जो थे खुदाबख्श जो थे वो पटना पुनर्जागरण के नेता थे। और दिल्ली पुनर्जागरण के नेता थे मौलाना नाजीर अहमद और मौलाना जलीउल्लाह। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अब हम लोग आते हैं निम्न जाति आंदोलन। निम्न जाति आंदोलन, ये निम्न जाति कौन है? दलित जाति कौन है? अब हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पे जो आज का जो टॉपिक शुरू हो रहा है उस टॉपिक का नाम है निम्न जाति आंदोलन। निम्न जाति, इसको दलित जाति भी कहते हैं। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इसको अनुसूचित जाति भी कहते हैं, अनुसूचित जाति कहते हैं। निम्न जाति आंदोलन, दलित जाति आंदोलन, अनुसूचित जाति आंदोलन, ये तीनों एक ही है। और ये भारत की आबादी का लगभग 20% भाग है। हर पांचवा व्यक्ति या तो निम्न जाति का है, या दलित जाति का है, या अनुसूचित जाति का है। भारत का हर पांचवा व्यक्ति निम्न जाति का है। देखिए, भारतीय समाज को जाति व्यवस्था के दायरे में बांधा गया है। और जाति व्यवस्था में आपको पता ही है कि सबसे ऊपर है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र में भी कुछ जातियां अछूत होती है, शूद्र में भी कुछ जातियां अछूत होती है, जो ज्यादा आप कह सकते हैं कि प्रताड़ित होता है। इस जाति व्यवस्था से क्या होता था कि आपका खान पान, पहनावा, पेशा, विवाह, संस्कार, ये सभी जो थे वह निर्धारित होते थे जाति व्यवस्था से। आप किस खान पान, आपको अगर जिस जाति के हैं उसी अनुसार आपको खान पान होता था, पहनावा होता था, पेशा होता था, विवाह होता था, संस्कार होता था। आप उतने ही ज्यादा जो है समाज के विशेषाधिकार वर्ग थे, विशेषाधिकार वर्ग थे। तो ये सब जो था समाज को बांटा गया था। दक्षिण भारत में विशेषकर जाति आंदोलन काफी तीव्र गति से फैला। और इसमें इन लोगों को जो अछूत जाति थे उनके छाया मास से लोग जो है अपवित्र मानते थे, दूर रहते थे। इनको जो है अछूत को जो है मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, सार्वजनिक जगह पर इनको प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, स्कूल और पुस्तकालय में प्रवेश नहीं था। ये सब इनका साथ था। इनको जो है छोटे जैसे मल ढोना या चमड़ा का खाल उतारना, ये सब जो है काम इनको दिया गया था। जमीन, आप इनको संपत्ति का कोई अधिकार नहीं था, जमीन नहीं खरीद सकते थे, ये जमीन के मालिक नहीं बन सकते थे। तो बहुत सारी नियोक्ता थी, शिक्षा की तो बात ही नहीं है। ये सब इनके साथ अछूत का। और ये दक्षिण भारत में विशेषकर देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में जो है जातीय आंदोलन तीव्र गति से फैला। इसके पीछे कारण यह था कि उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में कहने को तो 4 जाति थे, लेकिन ब्राह्मण और वहां नीचे शूद्र थे। क्षत्रिय और वैश्य उतने वहां शक्तिशाली नहीं थे। तो इसलिए ब्राह्मणों का जो सामाजिक विशेषाधिकार था उसका कोम विभाजन शूद्रों को होना पड़ा। और काफी जो है यहाँ पर आप देखिएगा निम्न जाति आंदोलन काफी तेज गति से फैला दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में विशेषकर था कि ब्राह्मण के और शूद्र के बीच में क्षत्रिय और वैश्य एक शक्तिशाली वर्ग खड़े थे, और ब्राह्मण का सीधा सीधा शिकार शूद्र नहीं बन सके। इसलिए उतना जो है उत्तर भारत में उतना
शूद्रों का शोषण नहीं हुआ जितना दक्षिण भारत में हुआ। एक पहली बात। और दूसरी बात यह, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जो जातीय आंदोलन हुआ वह शुरुआत महाराष्ट्र में हुआ। जातीय आंदोलन कहां से शुरुआत हुआ? महाराष्ट्र से शुरुआत हुआ। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इस जातीय आंदोलन की शुरुआत के पीछे जो सबसे प्रमुख कारण यह था कि जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधारक हुए, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, राजा राम मोहन राय हुए, महादेव गोविंद रानडे हुए, ये सभी जो समाज सुधारक थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हुए, दयानंद सरस्वती हुए, ये सभी समाज सुधारक थे, जाति प्रथा जैसे अमानवीय व्यवस्था के खिलाफ थे। दूसरा बात यह कि जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश जो है अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में आधुनिक उद्योग धंधों को लाए, रेलवे लाए, शहर बसाए, कारखाना खोले। तो इस सब जगहों पर जो पुराना सामाजिक ढांचा था वो काम नहीं कर सकता था, तो शहर में रहने लगे तो छुआछूत जो है गांव की अपेक्षा नहीं के बराबर यहाँ देखने को मिलता था। फिर अंग्रेजों ने जो है इन्हें शिक्षा की व्यवस्था किया, इनको पुलिस में रखा, सेना में रखा। तो इन सब कारणों से जो है धीमे धीमे इनमें आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी और यह जो कह सकते हैं कि शक्तिशाली तो नहीं, लेकिन अब ये उतने वंचित नहीं रहे और ब्रिटिश सरकार ने इनको कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया। ये सब हुआ। फिर जो राष्ट्रवादी आंदोलन शुरुआत हुआ तो उसमें सत्याग्रह हुआ या बहुत सारे जन आंदोलन होते थे, तो उसमें ये लोग भाग लेते थे। धीमे धीमे इनमें राजनीतिक शिक्षा भी बढ़ा और सामाजिक समझ भी बढ़ा और वो जो है उसी गांधी जी जैसे नेता हुए। 1932 में उन्होंने हरिजन सेवक समाज का स्थापना किया। उसके बाद अंबेडकर जैसे नेता हुए। तो इन सब नेताओं का एक प्रभाव यह पड़ा कि अब उन जातियों में भी जो है एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीतिक एकता और ये सब भावना आने लगी थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार जब तक थी उस समय तक हम ये उम्मीद करें कि भारत में निम्न जाति के लिए बहुत बड़ा अधिकार दे दिया गया हो, यह एक भूल भुलावा की बात है। जब भारत स्वतंत्र हुआ और जब हमारा संविधान लिखा गया तो संविधान में साफ साफ कह दिया गया कि अब जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव एक अपराध माना जाएगा। और आप कह सकते हैं कि 1950 में पहली बार जो भारत संविधान स्थापित हुआ तो जाति, वर्ण, धर्म ये सब जो है लिंग ये सब के भेदभाव विहीन समाज का सरकार का स्थापना हुआ। तो ये निम्न जाति आंदोलन के कारण थे। निम्न जाति आंदोलन में कुछ प्रमुख नेता हुए, हम उनकी एक एक करके चर्चा करेंगे। निम्न जाति के कुछ एक एक नेता। सबसे पहले जो अगर निम्न जाति आंदोलन महाराष्ट्र से शुरू हुआ यह मैंने आपको बता दिया है, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं सबसे पहला जो निम्न जाति आंदोलन के नेता हुए वे थे ज्योतिबा फुले। कौन थे? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जो थे ब्राह्मण विशेषाधिकार पर काफी चोट किया। पहला ब्राह्मण जो विशेषाधिकार पर इन्होंने काफी चोट किया और ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे और लड़की के शिक्षा के लिए भी समर्थक थे। 1851 ईस्वी में इन्होंने पूना में पहला जो है एक कह सकते हैं लड़की के लिए एक स्कूल खोला। लड़की के लिए स्कूल खोला और बहुत सारी लड़कियों के लिए इन्होंने स्कूल खोला। महाराष्ट्र में या दक्षिण भारत में पहला लड़कियों के स्कूल खोलने वाली व्यवस्था करने वाला ज्योतिबा फुले ही थे। लड़की के लिए पहला स्कूल खोलने वाले दक्षिण भारत में कोई पहला पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, तो वो ज्योतिबा फुले है। 1851 में खोले थे और लड़कियों की शिक्षा पर काफी उन्होंने बल दिया। 1871 ईस्वी में ये पूना नगर पालिका के सदस्य चुने गए। पूना नगर पालिका के ज्योतिबा फुले सदस्य चुने गए और 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज का स्थापना किया। 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज का स्थापना किया। 1888 में इनको महात्मा का उपाधि दिया गया। महात्मा का उपाधि दिया गया। ज्योतिबा फुले जो थे निम्न जाति में पैदा हुए थे और ये माली परिवार के थे। माली समझते ही होंगे, फूल का जो काम करता है, जब मंदिर के पास जो है फूल वगैरह बेचने का काम माली का ही काम होता है। फूल जो है पैदा करना, उगाना, ये सब जो है इन्हीं का काम होता था, माली परिवार का ही काम होता था। ज्योतिबा फुले माली परिवार से ही जुड़ी हुई थी। ज्योतिबा फुले ने कुछ पुस्तक भी लिखा, जैसे शिवाजी की जीवनी और सार्वजनिक सत्य धर्म और उनका एक किताब, इंपॉर्टेंट किताब है गुलामगिरी।
गुलामगिरी में उन्होंने एक बहुत अच्छा बात कहा कि कोई आदमी गुलाम इसलिए बनता है कि उसके पास 5 चीज नहीं है: धन बल, बाहुबल, ज्ञान बल, आत्मबल। और ये सब जो है कुछ उन्होंने बताया। गुलामगिरी के 5 कारण बताए उन्होंने अपनी किताब में: धन बल की कमी, ज्ञान बल की कमी, बाहुबल की कमी, आत्मबल की कमी और सांस्कृतिक बल की कमी। 5 कारण बताए उन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक में ज्योतिबा फुले ने कि कोई आदमी गुलाम या दास क्यों बनता है। तो उसमें है धन बल, ज्ञान बल, बाहुबल, आत्मबल और सांस्कृतिक बल। ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा, अगर आपको निबंध वगैरह लिखने की कभी जरूरत पड़े तो ये सब पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं: धन बल, ज्ञान बल, बाहुबल, आत्मबल। क्योंकि बात भी सही है, अगर किसी के पास धन नहीं है तो आपको, अगर मान लिया राजनीतिक स्वतंत्रता लाख दे दीजिए, लेकिन आर्थिक रूप से कोई आदमी गरीब है तो वहां प्रजातंत्र नहीं चलेगा, वहां पर डिक्टेटरशिप ही आ जाता है, तानाशाही आ जाता है। ज्ञान बल, नॉलेज का अंतर होगा अगर, तो कहीं ना कहीं जैसे सर सैयद अहमद खान कहते थे कि हम अगर राजनीतिक मुसलमानों को राजनीतिक अधिकार मिल भी जाए तो क्या फायदा, क्योंकि वो यूरोपीय ज्ञान विज्ञान में इतने पिछड़े हैं, अंग्रेजों का मुकाबला ही नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ज्ञान बल को काफी इंपॉर्टेंट दिए। बाहुबल, शक्ति बल बहुत जरूरी है, नहीं तो आप जो है कहते भी हैं कि तुलसीदास कहते भी हैं कि शक्तिशाली का दोष जो है नहीं गिना जाता है ना, शक्तिशाली का दोष नहीं गिना जाता है। आत्मबल, आत्मबल बहुत बड़ा चीज है, अगर आत्मबल होगा तो आप सारे चीजों से लड़ सकते हैं। सांस्कृतिक बल, आपको कोई बार बार कहेगा कि नहीं आप पिछड़े हैं, आप नौकर हैं, आप गलत काम करने के लिए पैदा लिए, चोर है, चमार है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में जो एक ग्रंथि आ जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटीज का शिकार हो जाइएगा और आप जो है गुलामगिरी शुरू कर दीजिएगा। तो गुलामगिरी इसी 5 आयामों पर लिखा गया है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये लड़कियों के मालिक, इन्होंने ज्योतिबा फुले लड़कियों के लिए पहला जो है स्कूल खोलने वाली जो है महाराष्ट्र में पहला पर्सनालिटी यही थी, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। लड़कियों की शिक्षा पर ज्योतिबा फुले काफी काम की। यही है ज्योतिबा फुले। महात्मा का उपाधि, महात्मा भी कहा जाता है, महात्मा ज्योतिबा फुले भी कहा जाता था। महात्मा का उपाधि इनको 1888 में मिला था। उसके बाद है इजावा आंदोलन। इजावा आंदोलन जो था, इजावा एक जाति है जो नारियल तोड़ने का काम करती है, नारियल तोड़ने का काम करती है। इजावा क्या है? एक जाति है जो नारियल तोड़ने का काम करती है। ये केरल में मुख्यतः था, ये जाति कहाँ रहती थी? केरल में। इसी में थे एक श्री नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु। इनका जन्म हुआ था 1843 में और 1920 में इनको मृत्यु हुई थी। इन्होंने श्री धर्म परिपालन योगम नामक संस्था का स्थापना किया था। श्री नारायण गुरु श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम का स्थापना किया था। धर्म परिपालन योगम नामक संस्था का स्थापना किया था। श्री नारायण गुरु का जन्म जो है 1843 में हुआ था और 1920 में इनकी मृत्यु हुई थी और इन्होंने एक संस्था का स्थापना किया, उसको कहा जाता है श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम। और ये केरल के नारियल तोड़ने वाली जाति थी, इजावा आंदोलन था, इनको इजावा आंदोलन भी कहा जाता है। और इन्होंने कहा एक जाति एक ईश्वर और एक धर्म का नारा दिया। इन्होंने कहा कि एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर। इनका शिष्य था अय्यप्पन। इनका शिष्य क्या कौन था? अय्यप्पन। अय्यप्पन ने कहा कि कोई भी जाति नहीं, कोई भी धर्म नहीं और कोई भी ईश्वर नहीं। श्री नारायण गुरु ने जो है भाषण दिया या नारा दिया कि एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, और इनके शिष्य अय्यप्पन ने कहा कि नहीं, कोई भी जाति नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी ईश्वर नहीं है। श्री नारायण गुरु को नानी आसन भी कहा जाता है। और श्री नारायण गुरु जो है आप कह सकते हैं ये भी केरल के पहला पर्सनालिटी थे जो निम्न जाति आंदोलन का शुरुआत किए थे। उसके बाद है प्रजामित्र आंदोलन। प्रजामित्र आंदोलन
प्रजापित आंदोलन 1917 में शुरू हुआ था, C.R. रेड्डी ने शुरू किया था। प्रजापित आंदोलन C.R. रेड्डी ने शुरू किया था 1917 में। ये भी जो था निम्न जाति आंदोलन पर ही था। और एक इंपॉर्टेंट है आत्मसम्मान आंदोलन। दक्षिण भारत का सबसे इंपॉर्टेंट आंदोलन है आत्मसम्मान आंदोलन। ये 1925 में शुरू हुआ था और इसको शुरू करने वाले थे E.V. रामास्वामी नायकर। E.V. रामास्वामी नायकर। आत्मसम्मान आंदोलन दक्षिण भारत का इंपॉर्टेंट आंदोलन था जो 1925 में शुरू हुआ। इसको शुरू करने वाले थे E.V. रामास्वामी नायकर। और E.V. रामास्वामी नायकर ने जो है तमिल भाषा में रामायण लिखा। तमिल भाषा में रामायण लिखा और इसको सच और कहा कि ये तमिल हमने जो रामायण लिखा है वो सच्ची रामायण है। तमिल भाषा में रामायण लिखकर इन्होंने कहा कि यह सच्ची रामायण है। E.V. रामास्वामी नायकर ने कुडी आरसू नामक पत्रिका भी लिखा। कुडी आरसू नामक पत्रिका भी लिखा। इन्होंने मनुस्मृति को जला दिया। हिंदुओं का जो पवित्र धर्म ग्रंथ था मनुस्मृति को जला दिया। कहा कि ये जो है ऊंची जाति के वर्चस्व की बात करता है। ब्राह्मणवाद का विरोध किया, मंदिर में प्रवेश किया और अपना विवाह स्वयं किया। अपना विवाह का स्वयं करने का कि बिना ब्राह्मण की सहायता से इन्होंने शादी किया। तो ये सब जो है E.V. रामास्वामी नायकर जो आत्मसम्मान आंदोलन की प्रमुख विशेषता है। श्री नारायण गुरु को नानू आसन भी कहा जाता है, ये मैंने बता दिया है। श्री नारायण गुरु को नानू आसन भी कहा जाता है, वो मैंने बता दिया था पहले ही। और प्रजामित्र आंदोलन जो है C.R. रेड्डी ने 1917 में शुरू किया था। और आत्मसम्मान आंदोलन जो है 1925 में E.V. रामास्वामी नायकर ने शुरू किया था। इन्होंने तमिल भाषा में रामायण लिखा और कहा कि सच्ची रामायण है। कुडी आरसू नामक पत्रिका लिखा। इन्होंने बिना पुरोहित की सहायता से, ब्राह्मण की सहायता से अपना विवाह स्वयं किया, मंदिर में प्रवेश किया, मनुस्मृति को जला दिया। तो ये सब इनका, क्योंकि दक्षिण भारत में नीची जातियों के व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश करने से मनाही थी, तो ये सब कुछ इन्होंने क्रांतिकारी दक्षिण भारत में काम किए। और भी कुछ आंदोलन है जिसके बारे में चर्चा मैं करूंगा। आज इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से जो है हम जातीय आंदोलन पर आपको जो भी बाकी बच गया है उस पर हम डिस्कस कर देंगे। धन्यवाद।